स्वामी विवेकानंद तथा रामकृष्ण मिशन की बात करते हैं। रामकृष्ण मिशन जो रामकृष्ण परमहंस थे उनका ओरिजिनल नाम था, वो नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण जो है वो परमहंस कलकत्ता के दक्षिणेश्वर में स्थित एक मंदिर था, नाम था काली माता का मंदिर था, उसके पुजारी हुआ करते थे। उन्होंने काली माता, कृष्ण, ईसा मसीह तथा बुद्ध के दर्शन भी किए थे। अब याद रखो कि भले काली के भक्त थे, लेकिन दर्शन किस किसके कर रहे हैं? कृष्ण के, ईसा मसीह के। इनका वास्तविक जो नाम था वो था गदाधर चट्टोपाध्याय। पत्नी का नाम था शारदा मणि। रामकृष्ण परमहंस एकेश्वरवाद और मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। सीधी सी बात है भाई, काली मूर्ति की पूजा कर रहे हैं तो मूर्ति पूजा पर विश्वास रखेंगे, और इसी से यही विश्वास आगे चलकर हमें ये हमारे जो सरस्वती विवेकानंद जी हैं उनमें भी था। तो विवेकानंद जी ने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया है, जबकि विवेकानंद के अलावा और जो भी हुए, राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती, उन दोनों ने मूर्ति पूजा का विरोध किया है। वे भारतीय धर्म और संस्कृति में पूर्ण आस्था रखते थे, परंतु अन्य सभी धर्मों को भी सत्य मानते थे, यानी कि रिलीजियस टॉलरेंस की भावना उनके अंदर थी। रामकृष्ण परमहंस ने ईश्वर प्राप्ति का मार्ग ईश्वर के प्रति निस्वार्थ एवं अनन्य भक्ति बताया तथा कहा कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। 1886 में रामकृष्ण की मृत्यु के बाद नरेंद्र नाथ दत्त ने संन्यास लेकर अपने गुरु को संदेश का भारतवर्ष में भ्रमण का प्रसारित किया, क्योंकि उनके गुरु जी के जो संदेश थे वो आधे अधूरे रह गए थे। इसी वजह से बाद में स्वामी विवेकानंद स्थापना करेगी मिशन की। रामकृष्ण परमहंस से दीक्षा प्राप्त करने के बाद नरेंद्र नाथ को क्या कहा जाने लग गया? विविध दिशानंद। पूछा जा सकता है कि विविध दिशानंद किसका दूसरा नाम है, तो याद रखेंगे विविध। तो हमारे जो स्वामी विवेकानंद जी थे जिनका वा से विवेका, वा से विविध। स्वामी विवेकानंद बचपन का नाम है नरेंद्र नाथ दत्त, दक्षिणेश्वर का स्वामी भी कहा जाते हैं। ठीक है, स्वामी विवेकानंद दक्षिणेश्वर के स्वामी नाम से प्रसिद्ध, सॉरी, इनको स्वामी विवेकानंद को दक्षिणेश्वर का स्वामी नहीं, इनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, इनको दक्षिणेश्वर का स्वामी कहा जाता था। बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। जन्म की बात करें तो कलकत्ता में जन्म होता है विवेकानंद जी का 12 जनवरी। इसी वजह से आज हम युवा दिवस भी मनाते हैं, नेशनल यूथ डे, जनवरी में, 12 जनवरी को। इनके पिता का नाम विश्वनाथ, वासे विवेकानंद, वासे विश्वनाथ। उसी तरीके से भुवनेश्वरी देवी में बा भा आ रहा है। ठीक है, तो विश्वनाथ और भुवनेश्वरी देवी इनके माता पिता का नाम हो जाता है। नरेंद्र नाथ ने 11 सितंबर 1894 को अमेरिका के शिकागो शहर में कोलंबस हॉल में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाग भी लिया था। इस सम्मेलन में जाने से पूर्व नरेंद्र नाथ दत्त ने खेचड़ी महाराज जो थे अजीत सिंह, इनके सुझाव पर अपना नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद नाम रखा। तो विवेकानंद, अब उन्होंने नाम, पहले इनका नाम क्या चल रहा था? नरेंद्र नाथ चल रहा है। दीक्षा प्राप्त करने के बाद इनका नाम हो गया था विविध दिशानंद। और महाराजा अजीत सिंह जो खिचड़ी के महाराज थे, उनके आग्रह पर कह सकते हैं उन्होंने नाम क्या रखा? विवेकानंद। शिकागो सम्मेलन में स्वामी जी के भाषण के बारे में न्यूयॉर्क हेराल्ड ने क्या छापा था, जरा देखते हैं। विवेकानंद निस्संदेह धर्म संसद के महानतम व्यक्ति हैं। उनको सुनने के बाद हमें यह लगता है कि भारत जैसे ज्ञान संपन्न देश के में अपने धर्म प्रचारक भी कितना भेजना कितना मूर्खतापूर्ण कार्य है। तो ये कहानी लिखी है न्यूयॉर्क हेराल्ड ने, हेराल्ड की हेडलाइंस थी। अमेरिका में स्वामी जी को तूफानी हिंदू कहा जाता है, और स्वामी ने नवंबर 1894 को न्यूयॉर्क में वेदांत सभा की स्थापना करी। तो न्यूयॉर्क की वेदांत सभा 1894 हो गई। उसी तरीके से एक वेदांत सोसाइटी राजा राम मोहन राय ने करी थी बंगाल में, स्वास्थ्य सोसाइटी 716 में। 5 मई 1897 में के दिन अमेरिका से वापस आकर वेलूर, कहाँ? वेलूर कलकत्ता में है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की। आगे देखेंगे, रामकृष्ण मिशन के 4 सिद्धांत है। शुद्ध वैदिक सिद्धांतों में विश्वास रखना है। मनुष्य का उच्चतम है आध्यात्मिक विकास करना चाहिए, स्पिरिचुअल एनहांसमेंट की बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात करते हैं। विज्ञान एवं तकनीकी के आधुनिक विकास को भी स्वीकृति प्रदान करते हैं, और साथ में मूर्ति पूजा का कोई विरोध नहीं करते। मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ, विवेकानंद जी ने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इनके जो खुद गुरु थे वो खुद काली माता की पूजा करते थे मूर्ति पूजा के रूप में। रामकृष्ण मिशन ने कलकत्ता के बेलूर में और अल्मोड़ा के मायावती नामक स्थानों पर भी मठ खोले थे। मायावती का जो मठ है वो कैसा? 1899 में स्थापित हुआ था मायावती का मठ। अल्मोड़ा कहाँ पे है? हिमाचल में। रामकृष्ण मिशन का पंजीकरण सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत 4 मई 1909 को हुआ। इसका ध्येय वाक्य क्या है? आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय। ये पूछा जा सकता है कि ये जो है ध्येय वाक्य की आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय किसका है? तो आप क्या बोलेंगे? राम कृष्ण मिशन का। तो रामकृष्ण से ही हम मोक्ष की भावना जागृत करते हैं। 1899 विवेकानंद दूसरी बार भी अमेरिका गए, और इस बार उन्होंने सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस में वेदांत सभा स्थापित की थी। तो वेदांत सभा अमेरिका के किन किन शहरों में स्थापित हो गई, जरा देखते हैं। एक तो न्यूयॉर्क में तो हो गई है बहुत पहले, 1894 में ही। इसके अलावा फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस में हो गई है 1899 में, 5 साल के बाद।
तो कहाँ पे सैन फ्रांसिस्को नहीं, सबसे पहले कहाँ पे हुई है? सबसे पहले हुई है स्थापना न्यूयॉर्क में, फिर सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजल्स। तो बड़े बड़े शहर हैं तीन, वहां पर विवेकानंद जी ने ये वेदांत सोसाइटी की स्थापना करी है, वेदांत सभा या सोसाइटी। तथा कैलिफोर्निया में शांति आश्रम स्थापित किया था। तो शांति आश्रम कहाँ पर स्थापित किया गया? कैलिफोर्निया में। तो बार बार लोग आपको कॉल करते हैं, इससे आपको शांति चाहिए था, इसी वजह से आपने शांति आश्रम स्थापित किया। कहाँ पे? कैलिफोर्निया। 1900 में पेरिस में धर्मों के इतिहास के सम्मेलन में भाग लिया। एक सम्मेलन उन्होंने 1893 में भाग लिया था, दूसरा उसके 7 साल बाद 1900 में। 1901 में भी भारत वापस आ जाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने 2 समाचार पत्रों का संपादन किया। पहला अंग्रेजी भाषा में था प्रबुद्ध भारत, नाम लगेगा बंगाली में लेकिन यह अंग्रेजी में। और दूसरा था बंगाली में उद्बोधन, बंगाली का उद्बोधन। ठीक है। और विवेकानंद ने एक पुस्तक लिखी थी, नाम था न्यू हिंदुइज्म। तो हिंदुइज्म की बात कौन करते हैं? विवेकानंद जी कर ही रहे थे। स्वामी विवेकानंद ने मैं समाजवादी हूँ, आई एम द सोशलिस्ट नामक भी पुस्तक लिखी थी। उन्होंने ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग नामक पुस्तकें भी लिखी। अब मैं समाजवादी हूँ जैसे हमें नाम लगता है, जैसे लेनिन ने लिखी हो या भगत सिंह ने लिखी हो, लेकिन नहीं, समाजवादी कौन थे? विवेकानंद जी थे। स्वामी विवेकानंद की मृत्यु जो है वो 4 जुलाई 1902 को हो जाती है। वो भारत वापसी कब आ गए थे? 1900 में, 1901 में आए थे, और 2 में उनकी मृत्यु हो जाती है। स्वामी विवेकानंद जी के विचारों की बात करेंगे, मूर्ति पूजा का समर्थन करते हैं, बहुदेववाद का समर्थन करते हैं, और निराकार साकार दोनों रूपों को पूजते हैं। विवेकानंद ने खिचड़ी महाराज को लिखा कि प्रत्येक कार्य उपहास, विरोध एवं स्वीकृति इन 3 अवस्थाओं से गुजरता है। कौन कौन सी? पहला है उपहास, लोग करेंगे आपको जब आप कोई काम करते हैं, फिर आपका विरोध करेंगे, और अंत में जब आप वो काम सक्सेस कर देंगे तो स्वीकृति भी करेंगे। स्वामी नवीन हिंदूवाद के प्रणेता थे, यानी कि न्यू जो हिंदू का रिवाइवलिज्म है वो विवेकानंद जी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। उन्हें हिंदू नेपोलियन कहा जाता है। और मार्टिन लूथर किसको कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को। भारतीय धर्म के पतन पर स्वामी जी ने कहा कि हमारे धर्म रसोई है, क्या कहते हैं कि हमारा धर्म रसोई घर है, हमारे भगवान खाना बनाने में के बर्तनों में है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट कथन है विवेकानंद जी का, वो क्या कहते हैं कि जब तक देश में लाखों लोग भूखे तथा अज्ञानी हैं, मैं ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही समझूंगा जिन्होंने उनकी मेहनत की कमाई से शिक्षा ग्रहण की पर उनकी परवाह नहीं करते हैं। विवेकानंद ने यह भी कहा, मेरे बंधुओं यह मत भूलो, निचले वर्ग के जो लोग, गरीब, अशिक्षित, मोची तथा सफाई करने वाले तुम्हारे ही हाड़ मांस हैं, तुम्हारे बांधव हैं। तो ये इंपॉर्टेंट मैसेज था सोशलिज्म। इसी वजह से ये कह रहे हैं अपने आप को कि सोशलिज्म, क्योंकि ये गरीबों की बात कर रहे हैं, बंधुओं की बात करते हैं। इसी वजह से उन्होंने लिखा है कि अपने आप को, इन्होंने जो लिखा है कि मैं समाजवादी हूँ, पुस्तक इसी वजह से लिखती है। सोशल आइडियाज की अगर हम बात करेंगे तो ये कहते हैं कि उन्होंने सोशल एक्शन पर फोकस किया है, कि सामाजिक जो क्रिया है, और इस एम्फेसाइज किया है ये वननेस ऑफ ऑल रिलीजन्स की। ठीक है, एक ही सभी धर्मों का एकाकीपन। ही बिलीव्ड दैट ओनली इन अपलिफ्टिंग द मासेस ले द विटालिटी ऑफ द नेशन। वो कह रहे हैं कि जब तक जनता का उत्थान नहीं करेंगे, जब तक नेशन का उत्थान पॉसिबल नहीं है। जनता के उत्थान में ही देश का उत्थान छिपा हुआ है। उन्होंने पीपल लोगों से अर्ज किया है कि वो स्पिरिट ऑफ लिबर्टी को इम्बाइब करें, यानी कि अपने जीवन में उतारें इक्वालिटी और फ्री थिंकिंग को। साथ में वो नए सोशल ऑर्डर बेस्ड फ्रीडम एंड इक्वालिटी की बात करते हैं, कि एक नया सोशल ऑर्डर बनना चाहिए जहाँ पे फ्रीडम और इक्वालिटी सबको हो। ही वॉज चैंपियन ऑफ एमेंसिपेशन ऑफ वीमेन एंड वॉज ऑफ द व्यू दैट, वो महिलाओं सशक्तिकरण के भी अच्छे खासे समर्थक थे। वो कहते हैं कि नो सोशल प्रोग्रेस इज पॉसिबल, कोई सामाजिक वृद्धि जो है, जो सामाजिक विकास है वो संभव नहीं है विदाउट इम्प्रूविंग कंडीशन ऑफ वीमेन। जब तक महिलाओं की स्थिति सुधर नहीं जाती है। ओवर मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज, जो कि सामाजिक बदलाव का मुख्य जो इंस्ट्रूमेंट है वो कौन है? महिलाएं। तो विवेकानंद जी ने सामाजिक अ, यानी कि कह सकते हैं कि सोशल चेंज का जो मेन फैक्टर है, किसे मान रहे हैं? महिलाओं को। दूसरा कह रहे हैं कि सो लॉन्ग एज, सीधी सी बात ये वो कह रहे हैं कि सो लॉन्ग एज मिलियंस लिव इन हंगर एंड इग्नोरेंस, जब तक बहुत सारे लोग अंधेरों में और हंगर में रहते हैं, यानी कि भुखमरी रह रहे हैं, गरीबी में रह रहे हैं, मैं उन सभी व्यक्तियों को ट्रेटर यानी कि देशद्रोही मानता रहूंगा। हु हैविंग बीन एजुकेटेड एट देयर एक्सपेंसेस पेज नॉट देयर लिटिल हिट टू देम, कि जो लोग उन गरीब लोगों के खर्चों पर पढ़ लिख तो गए हैं, लेकिन उनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। रिलीजियस आइडियाज की बात करेंगे तो वो उन्होंने सोचा था कि जो हिंदुज्म है उसको री इंटरप्रिटेशन की जरूरत है। ही सब्सक्राइब टू वेदांता, वेदांता का सपोर्ट करते हैं। ये सब पहले डिस्कस करके आ चुके हैं। आइडल वर्शिप का विरोध नहीं किया। नेशनलिज्म के बारे में उनके क्या विचार हैं? 4 पिलर्स का कॉन्सेप्ट है, अवेकनिंग ऑफ मासेस, उठो जागो और जब तक प्रयास करते रहो जब तक आपको लक्ष्य न मिल जाए, वही कहानी है ये। डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एंड मोरल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ भी आप डेवलप करो, मोरल स्ट्रेंथ भी डेवलप करो।
यूनिटी बेस्ड ऑन कॉमन स्पिरिचुअल आइडियाज। हर एक धर्मों में जो कॉमन स्पिरिचुअल आइडियाज है उनके बेसिस पे आप स्पिरिचुअलिटी को मेंटेन करिए। यूनिटी और प्राइड इन एंशिएंट इंडियन ग्लोरी, जो प्राचीन इतिहास है उसमें आप प्राइड लेना सीखें। वो मॉडर्नाइजेशन चाह रहे थे पूरे इंडिया का थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। बेलूर में पहला मठ स्थापित किया था उन्होंने। इसके अलावा यहीं पर एक आयरिश वूमेन थी, नाम है मार्गरेट नोबेल। इन्होंने प्रोपोलाइज किया है टीचिंग ऑफ द मिशन का, ठीक है। और स्वामी विवेकानंद की मृत्यु हो जाती है 1902 में, ये भी याद रखिएगा। तो जैसे कि मैरी कारपेंटर राजा राम मोहन राय से संबंधित है, उसी तरीके से मार्गरेट नोबेल विवेकानंद जी से संबंधित है। आगे देखते हैं। भारत की एकमात्र आशा जनता से है। उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है। भारत को पुनः एक होना होगा तथा अपनी शक्ति से पूर्ण विश्व को विजित करना होगा, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। अगला कथन है इनका, कमजोरी पाप है, कमजोरी मृत्यु है। हे भगवान, हमारा राष्ट्र कब स्वतंत्र होगा। यदि कोई भारत को समझना चाहता है तो उसे विवेकानंद को पढ़ना चाहिए। अब पढ़ने की बात कौन करेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्होंने खुद नोबेल जीता था। इसी वजह से कह रहे हैं कि पढ़ने की बात। वैलेंटाइन सोरेल ने विवेकानंद को उद्देश्यों और राष्ट्रीय आंदोलनों का कारण माना था। विवेकानंद ने युवाओं के बारे में कहा कि आज देश की आवश्यकता है लोहे की स्नायु एवं इस्पात की नाड़ियों की। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है, ठीक है। तो जो पिता होते हैं वैसे भी क्या होते हैं, बॉस होते हैं। आयरिश महिला सिस्टर निवेदिता विवेकानंद की शिष्या थी, जिसका मूल नाम था मार्गरेट नोबेल। तो मार्गरेट नोबेल या निवेदिता एक ही बात है, जिन्होंने विवेकानंद के उपदेशों का प्रचार प्रसार किया। विलियम जेम्स ने स्वामी विवेकानंद को मानवता का सम्मान यानी ऑनर टू ह्यूमैनिटी कहा है, ठीक है ना। तो जमकर किसी ने संन्यास दिया, तो विलियम चीन। थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करें अगर हम, तो थियोसॉफिकल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो अलेक्जेंड्रिया के दार्शनिक थे, उनका नाम था एमोनियस सैकास, उन्होंने किया था 3वीं शताब्दी में। थियोसॉफिकल शब्द का ग्रीक भाषा में थियोस एवं सोफिया से बना है। थियोसॉफिकल सोसाइटी ब्रह्म विद्या सोसाइटी की स्थापना मैडम एच.बी. ब्लावत्स्काई, जो कि रसिया से थी, और कर्नल एच.एस. ऑलकॉट, जो कि अमेरिका से, तो उन्होंने 1875 में इसकी स्थापना करी है। किस किसने करी है, एच.पी. ब्लावत्स्काई और एच.एस. ऑलकॉट, न्यूयॉर्क में। 1879 में, यानी कि ठीक 4 साल के बाद वो भारत आ जाते हैं। और प्रारंभ में सदस्यों की संख्या इंडिया में उनकी कितनी थी, 16 सदस्य थे। 1886 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतरराष्ट्रीय कार्यालय कहाँ पे खोला जाता है, अड्यार में। 79 में जब ये इंडिया आ गए थे, 86 में स्थापना हुई है इनकी हेडक्वार्टर अड्यार की। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने धर्म को समाज सेवा का माध्यम बनाया एवं धार्मिक मातृभाव का विकास किया। हिंदू धर्म की व्याख्या रूढ़िवादी आधार पर की और सती प्रथा, मूर्ति पूजा जैसे सामाजिक कृतियों को अपना समर्थन भी दिया। बहुत यूनिक चीज है। एक समय जब सब लोग इन चीजों की बुराई कर रहे थे, तब थियोसॉफिकल सोसाइटी इनका समर्थन करते नजर दिखाई देती है, तथा आर्य समाज एवं ब्रह्म समाज की प्रगतिशील नीतियों की निंदा भी करती है। और यही बड़ी कारण था कि जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है इसके प्रचार प्रसार अधिक नहीं हो सका। मान के चलिए जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है वो एक तरीके से जो ऑप्यूलेंट पावर्स होते हैं, जो जादू टोना है, इन सब के बारे में भी उन्होंने काफी ज्यादा खोजें सर्चेस करी हैं। यह सोसाइटी सांख्य दर्शन एवं उपनिषद की प्रेरणा स्रोत मानती थी एवं विश्व बंधुत्व का समर्थन करती, क्योंकि सांख्य दर्शन कहता है इसका कि जो हमारे बॉडी में जो प्रकृति है ना और जो मानव है, इनके मिलन से कुविचार पैदा होता है। साथ में उपनिषद को प्रेरणा स्रोत मानती थी। अच्छा, सांख्य दर्शन के जो प्रणेता है वो कौन है, बताइए कमेंट बॉक्स में। इसकी स्थापना का उद्देश्य प्राच्य धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करना था। जो प्राचीन धर्म है उन सबका कंपेरिजन करके अध्ययन करिए। टू, अच्छा मेरे को और क्या था इस सोसाइटी, पहले ये देख लेते हैं। टू मेक अ सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन इनटू मिस्टिक पोटेंशियल्स ऑफ लाइफ एंड मैटर, वो कह रहे हैं जीवन और जो मैटर है, पदार्थ है दुनिया में, उसकी पे इन्वेस्टिगेशन करना मिस्टिक पोटेंशियल्स के ऊपर। टू फॉर्म यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करते हैं। इस सोसाइटी ने हिंदू, बौद्ध तथा फारसी यानी कि धर्म जड़तुशास्त्र के उत्थान के लिए प्रयत्न किए हैं। थियोसॉफिकल यानी कि ब्रह्म विद्या हिंदू धर्म की आध्यात्मिक दर्शन, कर्म सिद्धांत तथा आत्मा के पुनर्जन्म सिद्धांत का समर्थन भी करती थी। इस सोसाइटी में भारतीयों में राष्ट्रीय गौरव की भावना को विकसित किया। सीधी सी बात यह है कि जिसमें भी भारत की राष्ट्रीय भावना थी उन सब वो सारा काम किसने किया है, आपकी थियोसॉफिकल सोसाइटी ने। और जादू है, हिंदुओं के बारे में जानना, उनकी किताबों को बारे में जानना, रहस्यों के बारे में जानना, so all these kind of activities were dealt by the organization called Theosophical Society। आगे हम देखेंगे इसी क्रम में एनी बेसेंट के बारे में। एनी बेसेंट 1889 में इस सोसाइटी की सदस्य बनी। तो सदस्य कैसी बनी, नववासी, नई नई सदस्य बनती हैं। और 46 वर्ष की आयु में 1893 में भारत चली आती है। 1907 में वो अध्यक्ष बनती है किसकी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की। तो याद रखना कि
बंगाल विभाजन के बाद ये इसकी हेड बनी थी। तो कैसे 89 में उन्होंने ज्वाइन किया, 93 में ये इंडिया आई और 1907 में वो अध्यक्ष बनती हैं। तो 89 से और ये कितने हो गए, ये 4 वर्ष हो गए और ये बात हो जाएगी पूरे 7 और 7 14 वर्ष के बाद। ठीक है, तो अध्यक्ष कब बनी है, 7 में, अध्यक्ष के साथ। हाँ, एनी बेसेंट ने 1898 बनारस में कौन सा सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना करी, तो बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय जी ने इसको कन्वर्ट किया हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में। इसका जो शिलान्यास की बात करेंगे वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने 4 फरवरी 1916 को किया था, बसंत पंचमी मनाया जाता है उसी के अवसर पर। तो लॉर्ड हार्डिंग ने। अब अगर हम बात करेंगे मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, तो उसकी स्थापना किसने करी थी, लिट्टन ने करी थी, है ना, क्योंकि वो 1817 में एस्टेब्लिश हुआ था और इंडिया में 1817 में उस समय 1875 में उस समय लिटन था। एनी बेसेंट ने, हाँ, मालवीय ने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी। वो चाहते थे कि धार्मिक शिक्षा मिले और बीएचयू में अलग से तो डिपार्टमेंट ही कई सारे उन्होंने बनवाए थे। एनी बेसेंट ने 1918 में अडयार में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करी। तो अडयार, है ना, 18 अडयार और राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, तो ट्रा डा डा इस तरीके से देख सकते हैं। रूढ़िवादी हिंदू संगठनों की बात करेंगे तो सबसे पहले था धर्मसभा। धर्मसभा ने पुरजोर विरोध किया ब्रह्म सभा का, राजा राम मोहन राय का। और धर्मसभा स्टार्ट करी है किसने, राधाकांत देव ने। भारत धर्म महामंडल उसी तरीके से जो ब्रह्म समाज के अलावा तो आर्य समाज कहाँ पे बना था, हमें पता है, आगरा में, है ना, सॉरी, ये लाहौर में। आर्य समाज लाहौर में इसकी स्थापना हुई, मुंबई में। तो भारत धर्म महामंडल पूरे, ये 1887 में इसकी स्थापना हुई थी। तो कैसे हम याद रखेंगे, पूरे महामंडल में घुमाए तो सता गए हैं, सताए गए हैं पूरे महामंडल में, तो 87। और कौन, भारत धर्म महामंडल पंडित दीनदयालु शर्मा। ठीक है, भारत स्थापनाकर्ता कौन है, ये जरा देखो, दीनदयालु शर्मा। तो महामंडल कैसे हैं, दीनदयाल है। इसके अलावा हरिद्वार में इसकी इसकी स्थापना पंडित दीनदयालु शर्मा ने 1887 में कहाँ पे कर ली थी, हरिद्वार में। ठीक है, तो हरिद्वार के महामंडल में, हरिद्वार धर्म दा धर्म इस तरीके से। इसका मुख्यालय कहाँ पे था, वाराणसी में था। ठीक, स्थापना कहाँ पे हुई थी, हरिद्वार में, लेकिन हेडक्वार्टर बाद में कहाँ पे बना, वाराणसी में। और मदन मोहन मालवीय संगठन से भी जुड़े थे, बहुत इंपॉर्टेंट, ये फादर फिगर टाइप के थे। इसका लक्ष्य एकजुट होकर सनातन धर्म की रक्षा के लिए कार्य करना था और आर्य समाज को प्रत्युत्तर देने के लिए इसका गठन किया गया था। किसको, आर्य समाज को, की एंटी ऑर्गेनाइजेशन थी। यह रूढ़िवादी शिक्षित हिंदुओं का भी संगठन थी। ऐसे हिंदू थे जो शिक्षित भी थे लेकिन वो रूढ़िवादी थे, परंपरा को मान रहे थे। मुस्लिम लीग का भी विरोध करना इसका उद्देश्य था। इसके अलावा सनातन धर्म सभा, धर्म महापरिषद तथा धर्म महामंडली का 1902 में इनसे विलय हो जाता है। किस किस का विलय हुआ है, सनातन धर्म महासभा, धर्म महापरिषद और धर्म महामंडली का। दीनदयालु शर्मा ने 1899 में दिल्ली में हिंदू कॉलेज की भी स्थापना करी है। तो हिंदू कॉलेज किसका, दीनदयालु शर्मा का। सनातन धर्म सभा में इसी धर्म महामंडल की उपशाखाएं थी। सनातन धर्म सभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने हरिद्वार में करी थी। सनातन धर्म सभा, ये नई बॉडी है, देख लो जरा, सनातन धर्म। दक्षिण भारत में धर्म महापरिषद और बंगाल में धर्म महामंडलों की स्थापना हुई। तो दो दो एंटी ऑर्गेनाइजेशन थे, धर्म सभा ब्रह्म समाज का और भारत धर्म महामंडल 1887 में दीनदयालु शर्मा का। और किसका विरोध ये कर रहा है, ये कर रहा है आर्य समाज का विरोध। थैंक यू।